हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं विथ आवर चैप्टर 1 कॉमर्स फ्रॉम सीबी गुप्ता, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। तो फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि बिजनेस एनवायरनमेंट किसको बोलते हैं, किस तरह से एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है। और हम लोग बेसिकली डील किए थे माइक्रो एनवायरनमेंट पे, और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं विथ मैक्रो एनवायरनमेंट। तो पहले समझते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है, एंड देन वी विल कंटिन्यू कि मैक्रो एनवायरनमेंट में क्या सारे फैक्टर्स होते हैं जो मेरे बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। तो लेट्स कंटिन्यू विद द बुक। मैक्रो एनवायरनमेंट refers to the general environment or remote environment within which a business firm and forces in its micro environment operate। तो बेसिकली क्या समझाने का कोशिश हो रहा है कि मैक्रो एनवायरनमेंट एक जनरल एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर बिजनेस के सारे इंटरनल फैक्टर्स बोल लीजिए या फिर माइक्रो एनवायरनमेंट बोलिए ऑपरेट करते हैं। यानी माइक्रो एनवायरनमेंट इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट। A company does not directly or regularly interact with the macro environment. Therefore, macro environment is also known as indirect action environment। यानी एक कंपनी जो है वो डायरेक्टली कभी मैक्रो एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट नहीं करता। जैसे हम लोग कल इंटरनल फैक्टर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे कि हम लोग अपने कस्टमर्स के साथ रेगुलरली कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग अपने सप्लायर्स के साथ, हमारे क्रेडिटर्स के साथ रेगुलरली कांटेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब माइक्रो एनवायरनमेंट है। माइक्रो यानी मेरे बिजनेस से डायरेक्टली कनेक्टेड है। पर यहाँ बात कर रहे हैं मैक्रो एनवायरनमेंट जो डायरेक्टली सिर्फ मेरे बिजनेस को अफेक्ट नहीं करता, वो ऐसा एनवायरनमेंट है जो सारे बिजनेसेस को अफेक्ट करता है। आज अगर कंट्री में गवर्नमेंट गिर जाए या गवर्नमेंट का राज खत्म हो जाए, तो अगर गवर्नमेंट के पॉलिसीज में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो वो सिर्फ मेरे बिजनेस को अफेक्ट नहीं करेगा, वो सारे बिजनेस एनवायरनमेंट यानी बाकी मेरे कॉम्पिटिटर्स के बिजनेस को भी अफेक्ट करेगा। तो ऐसे एनवायरनमेंट को हम लोग मैक्रो एनवायरनमेंट बोलते हैं। लेट्स कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट पेज में आ जाओ। मैक्रो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। अब हम लोग इसमें आ रहे हैं कि मैक्रो एनवायरनमेंट में कितने सारे कंपोनेंट्स हैं या व्हाट आर द फैक्टर्स जो कि मैक्रो एनवायरनमेंट को बनाते हैं। तो पहला फैक्टर है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, दूसरा सोशल एनवायरनमेंट, देन तीसरा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट। तो ये 5 ऐसे एनवायरनमेंट है जो अल्टीमेटली बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। पहले देखते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। Economic environment consists of the factors and forces concerning means of production and distribution of wealth। यानी जब हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग क्या चीज़ का बात करते हैं? हम लोग बात करते हैं फोर्सेस कंसर्निंग द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी वो सारे फोर्सेस को हम लोग कंसिडर करते हैं जो कि मेरे प्रोडक्शन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, एंड किस तरह से हम लोग अपने वेल्थ को उन 4 फैक्टर, जैसे कि जनरली क्या होता है, व्हाट आर द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन? 4 फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो अब लैंड में किस तरह से रुपया रेंट के रूप में जाता है, लेबर को हम वेजेस के रूप में पेमेंट करते हैं, कैपिटल में हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट मिलता है। तो मेरा जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है या वेल्थ जनरेट होता है वो इन चारों फैक्टर्स में बढ़ जाता है। तो इसी चीज़ का जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इट इंक्लूड्स ऑल सच फोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक development which influence the product market scope of business। The main components of economic environment are as follows। नंबर ए, द नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री। यानी पहला क्या चीज़ अफेक्ट करता है कि हम लोग के कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है। इकोनॉमिक सिस्टम मतलब ये होता है कि हम लोग के जो पार्लियामेंट में 5 ईयर प्लानिंग होता है, वो 5 ईयर प्लानिंग में किस तरह से कौन कौन सा पावर दिया गया है या कौन सा पावर नहीं दिया गया है। जैसे हम लोग जानते हैं कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जिसमें ओनरशिप का राइट नहीं होता है, वहाँ आप कोई प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकते हो। ऐसा जनरली सोशलिस्टिक इकोनॉमी में होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऐसा होता है जिसमें आप सारे बिजनेस को या सारे तरह के प्रॉपर्टीज को ओन कर सकते हो। मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसा होता है जिसमें कुछ कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है तो कुछ आपके हाथ में होता है। तो कैसा इकोनॉमिक सिस्टम में आप रह रहे हो वो आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल एटोनॉमी ऑफ द इकोनॉमी। यानी
स्ट्रक्चरल एटोनॉमी मतलब ये होता है कि ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, आपके कंट्री का मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन कौन से काम में इंगेज्ड है। स्ट्रक्चर ऑफ आउटपुट, आपका कंट्री में किस तरह का सामान का आउटपुट ज़्यादा होता है, किस तरह का सामान कम होता है। जैसे इंडिया, अगर मैं इंडिया का बात करूं तो इंडिया को जनरली हम लोग एग्रीकल्चरल बेस्ड नेशन मानते हैं, यानी हम लोग के यहाँ खेती ज़्यादा होता है और सर्विस सेक्टर का रोल अभी भी उतना ज़्यादा नहीं हुआ जितना कि यूरोपियन कंट्रीज़ में है। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल एटोनॉमी। ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज, गवर्नमेंट ने मॉनेटरी पॉलिसी क्या लाया है, फिस्कल पॉलिसी क्या है, पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, अपने कंट्री का इकोनॉमी कितना तेजी से या कितना धीरे ग्रो कर रहा है, उस पर से भी मेरा बिजनेस को इफेक्ट होगा। स्टेज एंड प्लेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री, इकोनॉमिक इंडिसेस, यानी मेरा कंट्री का जीडीपी क्या चल रहा है, कंट्री में प्रोडक्शन का कैपेसिटी कितना इंप्रूव हो रहा है, टेक्नोलॉजी में हम लोग कैसे इंप्रूवमेंट ला रहे हैं, ये सारा चीज़ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का हिस्सा है। तो आई थिंक इतना सफिशिएंट होगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में जानना। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं सोशल एनवायरनमेंट। अब आता है सोशल एनवायरनमेंट किसको बोलते हैं। द सोशल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ all the social and cultural forces within which business firms operate, यानी वो पूरा फोर्सेस, यानी सोसाइटी में रहन सहन का तरीका क्या है, सोसाइटी में अपन कौन सा कल्चर फॉलो कर रहे हैं, कौन सा कल्चर फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये सारा चीज़ के अंदर, यानी मेरा जो बिजनेस है वो किसी सोसाइटी से बड़ा नहीं हो सकता, तो मेरे को अपने बिजनेस को उसी तरीका से चलाना है जिस तरीका से सोसाइटी चल रहा है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ, अगर मान लो हम कोई ऐसे स्टेट में रह रहे हैं जहां बियर पीना या बियर बेचना कानूनी तौर पे इलीगल माना जाता है, ठीक है, तो यानी मेरे सोसाइटी का जो कल्चर है या लॉ है ये थोड़ा लीगल एस्पेक्ट में भी आ गया। मान लो कि सोसाइटी हम लोग का ऐसा है जो मानता है कि बियर पीना बुरा बात है या शराब बेचना बुरा बात है, और वहाँ मैं अगर एक शराब का दुकान खोलता हूँ तो ऑब्वियसली दैट विल अफेक्ट माय बिजनेस, मेरा बिजनेस ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, सोसाइटी मेरे बिजनेस का ऑब्जेक्शन करेगा, मेरे बिजनेस के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करेगा। तो इसीलिए मेरे को ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि मैं किस सोसाइटी में अपना बिजनेस कर रहा हूँ, वहाँ के लोगों का सोच, वहाँ के लोगों का कल्चर कैसा है। क्लियर, समझ में आया किस तरह से सोसाइटी मेरे बिजनेस को अफेक्ट करता है। तो इसमें डेमोग्राफिक ट्रेंड होता है। डेमोग्राफिक ट्रेंड मतलब कि जो आपके सोसाइटी का मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है उसका एज स्ट्रक्चर क्या है। अगर वो यंग जनरेशन है तो उनसे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है वो ज़्यादा बिक्री होंगे, अगर ओल्ड एज ग्रुप का पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उनसे रिलेटेड सामान का बिक्री ज़्यादा होगा। तो ये सारा चीज़ को मुझे ध्यान में रखना होगा व्हेन आई विल डिसाइड कि मुझे कौन सा बिजनेस करना है। नेक्स्ट, नंबर 3, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। Technological environment refers to the state of science and technology in the country and related aspects such as the rate of technological change, institutional arrangements for the development and applications of न्यू टेक्नोलॉजी। यानी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ का पता लगाना या ये चीज़ का नॉलेज होना कि मेरे कंट्री का टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, यानी टेक्नोलॉजी में मेरा कंट्री कितना एडवांस है, कितना तरीका का टेक्नोलॉजी और क्या क्या टेक्नोलॉजी है जो मेरा कंट्री यूज़ करता है और डेवलप कर रहा है। जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बताता हूँ। अगर एक एग्जांपल लिया जाए कि मान लो मेरे कंट्री में लोग, किसी भी एक बंदे को पता नहीं है कि कंप्यूटर क्या होता है या इंटरनेट किस तरह से यूज़ करते हैं या सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। सपोज मेरे कंट्री में इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है, नोबडी नोज अबाउट दिस, और वहाँ पर अगर मैं एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री खोलने का या कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बेचने का दुकान खोलता हूँ, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर सॉफ्टवेयर बेचने का दुकान मेरा चलेगा या नहीं चलेगा? ऑब्वियसली कोई भी कॉमन सेंस वाला आदमी बोलेगा कि यहाँ पर नहीं चलेगा। क्यों? जहाँ लोगों को सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, लोगों में हमारे कंट्री में वो टेक्नोलॉजी ही नहीं आया जो सॉफ्टवेयर को यूज़ करता हो, तो मेरे से सॉफ्टवेयर खरीदेगा ही कौन? ठीक है, तो इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट को कंसिडर किया जाए, उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाए कि मुझे किस तरह का बिजनेस करना है। क्लियर? नेक्स्ट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द फोर्सेस concerning management of public affairs and their impact on the business. The main components of political environment are as follows. Number 1,
कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, यानी हम लोग के कंट्री का जो पॉलिटिक्स है उसके हिसाब से हम लोग का जो सोसाइटी का या हमारे कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वो किस हिसाब से बनाया हुआ है, कौन सा काम करना मेरे कंट्री में परमिशन इजीली अलाउड हो जाएगा, कौन से काम को करने के लिए शायद परमिशन ना मिले, ये सारा चीज़ का फ्रेमवर्क मुझे पता होना चाहिए। नंबर बी, पॉलिटिकल सिस्टम, दैट इज नेचर एंड आइडियोलॉजी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द पावर सेंटर्स, यानी मेरे कंट्री में किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम है, क्या मैं डेमोक्रेसी सिस्टम में काम कर रहा हूँ, क्या ऑटोक्रेसी है, जिस भी तरह का मेरे कंट्री में पॉलिटिकल सिस्टम है उसको मेरे को पता होना चाहिए, क्योंकि उसी से मुझे पता चलेगा व्हाट आर माय राइट्स एंड ड्यूटीज, मेरे पास क्या राइट है और क्या राइट नहीं है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है जानना, पॉलिटिकल फिलोसॉफी एंड स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट जानना बहुत ज़रूरी है। सपोज एक एग्जांपल लूँ कि कोई गवर्नमेंट मेरे कंट्री में अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो अगर लग रहा है कि ये गवर्नमेंट ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तो स्टेबल नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, बहुत जल्द ये गवर्नमेंट हो सकता है पलट जाए। तो अगर गवर्नमेंट ने आज कोई पॉलिसी लाया है तो मैं उनके लाए हुए पॉलिसी के बेसिस पे कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए लॉस हो सकता है आने वाले फ्यूचर में। क्योंकि जब मुझे दिख रहा है कि ये गवर्नमेंट ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तो आज इनका लाया हुआ पॉलिसी पे मैं तो करोड़ 2 करोड़ या 2 4 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दूंगा, पर कल को जैसे ये गवर्नमेंट चला जाएगा और इसके बदले नया गवर्नमेंट आएगा, तो क्या गारंटी है कि वो नया गवर्नमेंट इस पॉलिसी को चेंज ना कर दे। तो वहाँ पर क्या होगा, जैसे ही उस गवर्नमेंट के वजह से पॉलिसी चेंज होगा, मेरा बिजनेस सबसे पहले नुकसान खाएगा। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है जानना कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितना अच्छा है इस कंट्री में। नेक्स्ट इज लीगल एनवायरनमेंट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि लीगल एनवायरनमेंट सिंपल सा क्या मतलब हुआ, लीगल एनवायरनमेंट का मतलब हुआ क्या चीज़ कानूनी तौर पे अलाउड है और क्या चीज़ कानूनी तौर पे नॉट अलाउड है। तो ये तो हम लोग सब जानते हैं कि अगर हम कोई भी ऐसा काम भूल से भी कर लिए जो गैर कानूनी है, जो इलीगल है, तो ऑब्वियसली उसका पनिशमेंट हम लोग को भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए लीगल इन्वायरमेंट जानना बहुत ज़रूरी है कि मेरे कंट्री का लॉ क्या है, मेरे कंट्री के लॉ के हिसाब से मुझे क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ है सिटीजन्स के पास। ठीक है, जैसे अब सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कंज्यूमर राइट्स के बारे में। तो मुझे पता होना चाहिए, अगर मैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि जब मैं सामान किसी भी कंज्यूमर को बेचूंगा तो उस कंज्यूमर के पास मेरे बेचे हुए सामान के वजह से क्या क्या राइट्स आ जाएगा, व्हाट विल बी द कंज्यूमर राइट्स ही विल गेट। और फिर क्या होगा, उस कंज्यूमर राइट का अगर बाई चांस वो फ्यूचर में इस्तेमाल करता है तो उसके वजह से मुझे क्या नुकसान हो सकता है या मुझे क्या फेस करना पड़ सकता है, मुझे अच्छा से पता होना चाहिए। तो इसीलिए इस तरह का मुझे बहुत ज़रूरी है मेरे लिए कि मैं लीगल इन्वायरमेंट के बारे में जानूं या लीगल इन्वायरमेंट को अच्छी तरह से समझूं, उसके बाद ही किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करूं या कोई बिजनेस स्टार्ट करूं। ठीक है, आई होप ये सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा अभी तक। तो क्या क्या फैक्टर्स है मेरे पास, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पहला है इकोनॉमिक फैक्टर्स, नेक्स्ट इज सोशल फैक्टर्स, फिर टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना है, उसके बाद पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड देन लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। नेक्स्ट कमिंग टू द स्वॉट एनालिसिस। अब ये स्वॉट एनालिसिस ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, स्वॉट इज एन एब्रीविएशन जिसका फुल फॉर्म है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। यानी जब भी हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें तो ये स्वॉट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्वॉट एनालिसिस? स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है कि कोई भी बिजनेस में जब हाथ डालो तो सबसे पहले ये देखो कि मेरे पास क्या स्ट्रेंथ है जिसके वजह से मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ। सपोज एक एग्जांपल दोबारा लेते हैं कि अगर आप में से कोई डिसाइड करता है कि मैं एक रेस्टोरेंट खोलूँगा, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि रेस्टोरेंट खोलने के लिए आपके पास स्ट्रेंथ क्या क्या है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है क्या आपके पास उतना नेसेसरी इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा है, क्योंकि रेस्टोरेंट खोलने के लिए एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट चाहिए। दूसरा, क्या आपको खुद को इस चीज़ का नॉलेज है कि कौन सा कितना प्रकार का खाना बनता है, व्हाट आर द डिफरेंट डिशेस, इटालियन डिशेस क्या होता है, चाइनीज़ क्या क्या होता है, फिर नॉर्थ इंडियन क्या होता है, स्नैक्स क्या होता है, स्टार्टर्स क्या होते हैं,
बिवरेजेस क्या क्या होते हैं, इन सब का आपको प्रॉपर अच्छा से आइडिया नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि नॉलेज के बिना क्या होगा, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाओगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टार्टर क्या होता है और आपको यही नहीं पता कि स्टार्टर किसको बोलते हैं या डेजर्ट्स किसको बोलते हैं, तो डेफिनेटली जब तक ये सब नॉलेज आपके पास नहीं होगा, आप ये बिजनेस खोलने का सोच भी नहीं सकते। तो या तो आप ये बिजनेस खोलो मत, या फिर अगर आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना है तो पहले जाओ, इसके बारे में थोड़ा स्टडी करो, इसके बारे में पूरा नॉलेज लो, अपने आप को नॉलेजेबल बनाओ, तब आपके पास स्ट्रेंथ आएगा कोई ये बिजनेस स्टार्ट करने का। तो इसीलिए स्ट्रेंथ जानना बहुत ज़रूरी है कि मेरे पास क्या स्ट्रेंथ है। क्लियर। नेक्स्ट है वीकनेस। तो सिर्फ अपना स्ट्रेंथ जानने से नहीं होगा, अपने वीकनेस के बारे में भी पता होना चाहिए कि ठीक है मेरे पास नॉलेज आ गया, सपोज आपने कहीं ट्रेनिंग लिया, होटल इंडस्ट्री, होटल मैनेजमेंट, सपोज आप 2 साल गए, 2 साल में आपने होटल मैनेजमेंट कर लिया, वेरी गुड, आपका स्ट्रेंथ आ गया। नेक्स्ट है आपको ये देखना होगा कि मेरे पास स्ट्रेंथ तो आ गया, मेरे पास वीकनेस क्या है। तो वीकनेस आपके पास ये हो सकता है कि आपने 2 साल जाके ट्रेनिंग तो लिया, आपने जाके होटल मैनेजमेंट का डिग्री तो लिया, पर हो सकता है आपने कभी होटल में उतना काम नहीं किया है, तो आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है। या आपका वीकनेस ये हो सकता है कि आपके पास इतना इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है और ना कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट्स या इन्वेस्टमेंट है कि बैंक आपको लोन दे दे। तो ये आपका वीकनेस हो सकते हैं। तो आपको अपना वीकनेस पता होना चाहिए कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ या कितना रिस्क नहीं ले सकता हूँ इसमें। नेक्स्ट आपको देखना होगा अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, कि चलो मैंने अपना स्ट्रेंथ बढ़ा लिया, वीकनेस को भी जैसे तैसे सॉर्ट आउट कर लिया, कि ठीक है मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने समहाउ किसी को, इन्वेस्टर्स को या कैपिटलिस्ट लोग को कन्विंस करके उनको पटा लिया कि आप मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करो। अब आता है अपॉर्चुनिटीज़ देखना, क्योंकि जो भी आज कैपिटलिस्ट आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, डेफिनेटली ही विल बी एक्सपेक्टिंग अ बेटर रिटर्न फ्रॉम यू। तो वो अच्छा रिटर्न चाहेगा, तभी वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। अगर आप उसे रिटर्न का भरोसा नहीं दे पाओगे या रिटर्न नहीं दे पाओगे, तो वो अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लेगा। तो इसीलिए आपको ये स्टडी करना बहुत ज़रूरी है कि मैं जो इतना लोगों से पैसा लेके ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या इस बिजनेस में इतना अपॉर्चुनिटी है कि मैं इससे अच्छा खासा अर्निंग कर सकूं और अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा रिटर्न दे सकूं। अगर हाँ तो वेरी गुड, अगर नहीं तो फिर आपको दोबारा सोचना चाहिए इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। चौथा इज थ्रेट। अपॉर्चुनिटी आपने देख लिया कि हाँ इस बिजनेस में बहुत प्रोस्पेक्ट है, बहुत अच्छा अर्निंग हो रहा है, तो नेक्स्ट आपको ये भी देखना होगा कि इस बिजनेस का थ्रेट क्या हो सकता है। थ्रेट जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी खोलने का सोच रहे हो, कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड, तो उसका सबसे बड़ा थ्रेट ये होता है कि टेक्नोलॉजी कभी कांस्टेंट नहीं होता। आज ये टेक्नोलॉजी हिट है तो क्या गारंटी है कि 2 महीना बाद भी ये हिट होगा। 2 महीना में कोई नया टेक्नोलॉजी आ गया और ये पूरी तरह से फ्लॉप हो गया, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये भी एनालाइज करना होगा कि अपॉर्चुनिटी है तो फ्यूचर में इसका थ्रेट क्या हो सकता है, फ्यूचर में इसके कितने कॉम्पिटिटर्स आ सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स आने की वजह से मेरे बिजनेस को कैसे हैम्पर हो सकता है, ये सारा चीज़ मेरे को एनालाइज करना होगा। ठीक है, और ये चारों फैक्टर्स को जब मैंने अच्छी तरह से एनालाइज कर लिया, इन सब का मैंने अगर तोड़ निकाल लिया कि ठीक है स्ट्रेंथ भी आ गया मेरे पास, मेरे वीकनेस को भी मैंने कवर कर लिया, अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छी तरह से स्टडी कर लिया, और थ्रेट्स के अगेंस्ट में भी मैंने प्रोविजन बना लिया कि कल को अगर ऐसा कुछ होता है तो आई विल डू दिस, या मैं ये स्टेप लेके अपने आप को रिकवर कर लूँगा। ये चारों चीज़ जब अपने आप को एनालाइज कर लेते हो और उसके बाद आप जब डिसीजन लेते हो कि हाँ मुझे ये बिज़नेस स्टार्ट करना है या मुझे ये बिज़नेस नहीं स्टार्ट करना है, बोथ केसेस में चांसेस है कि आपका ये डिसीजन राइट होगा। तो इसीलिए स्वॉट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। पर यहाँ पर नीचे में देखिए कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, स्वॉट एनालिसिस ऑफ हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। तो उनका स्ट्रेंथ का बात करूँ तो क्या है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोर्टफोलियो, उनका ब्रांड इमेज बहुत स्ट्रॉन्ग है। हिंदुस्तान लीवर के नाम से ही हम लोग को समझ में आता है कि हाँ एक जेन्युइन कंपनी है, गुडविल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग, उनको अच्छी तरह से पता है कि कंज्यूमर को क्या चीज़ पसंद है क्या नहीं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने का उनके पास एबिलिटी है, यानी उनके पास बड़े से बड़े साइंटिस्ट है, लेबॉर्ट्रीज है जहाँ पर वो रिसर्च कर सके। फिर डिस्ट्रीब्यूशन रीच है, उनके मार्केटिंग चैनल इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो गली गली में अपना सामान पहुंचा सकते हैं। हाई क्वालिटी मैन पावर, और मैन पावर उनके पास बहुत ज़्यादा है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर वो कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, उनके लिए बहुत आसान है वो प्रोडक्ट को अपने कंपनी से आपके घर तक पहुंचा देना।
वीकनेस क्या हो सकता है? इंक्रीज कंज्यूमर स्पेंड्स ऑन एजुकेशन। अब उनका वीकनेस ये है कि आज के डेट में लोग पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, एजुकेशन पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो उनके प्रोडक्ट्स पे खर्चा करने के लिए लोगों के पास वॉलेट में पैसा बहुत कम बचता है। लिमिटेड सक्सेस इन चेंजिंग रीटिंग हैबिट्स। दूसरा वीकनेस ये है कि अगर एक बार कंज्यूमर को किसी एक प्रोडक्ट का टेस्ट मुंह में बैठ जाता है तो उनको फिर चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है। दैट इज़ अ वीकनेस। तो अगर कोई कंपनी आया और उसका टेस्ट उनके कंज्यूमर के जुबान पे बैठ गया तो फिर आप जल्दी से उनको अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। फिर कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो उसको मेंटेन करके रखना, उसको मैनेज करना इज़ अ वेरी हार्ड टास्क। फिर आते हैं हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ में। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? रूरल एरिया में अभी भी बहुत सारा सामान हम लोग का नहीं पहुंच पाया है हिंदुस्तान लीवर का, तो वो लोग के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो गांव तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सके, अपना मार्केट बेस बड़ा कर सके, ब्रांड को और बड़ा कर सकते हैं, कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स दे के। फ्रिक्वेंसी ऑफ यूसेज वो ये कर सकते हैं कि अपना डाइवर्सिफाई, मतलब बिजनेस में इतने सारा प्रोडक्ट्स लाएं कि आए दिन उनका प्रोडक्ट, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बिकते रहे, लोग रोज उनके प्रोडक्ट, उनके कंपनी का कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीदते रहे। अपग्रेड कर सकते हैं इनोवेशन या क्वालिटी इंप्रूवमेंट के साथ, क्वालिटी को इन्हांस कर सकते हैं जिससे कंज्यूमर का इंटरेस्ट बना रहे उनके प्रोडक्ट की तरफ। थ्रेट्स क्या क्या है? लो प्राइस कंपटीशन, कि और भी दूसरा कंपनी आएगा, वो अगर आपके कंपनी से सस्ता में कोई प्रोडक्ट बेच रहा है तो वो आपका कंपटीशन हो सकता है। प्रोडक्ट्स इन रूरल एरिया में वो प्रोडक्ट तक पहुंचाना, रूरल एरिया के कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट का टेस्ट दिलवाना, ये कंपटीशन है, एक थ्रेट है। चेंजेस इन फिजिकल बेनिफिट, जो अभी गवर्नमेंट की तरफ से आपको शायद टैक्स का छूट मिल रहा है या कोई बेनिफिट मिल रहा है, वो हो सकता है फ्यूचर में ना मिले। अनफेवरेबल प्राइसेस, अभी आप जो इंपोर्ट कर रहे हो कोई सामान या ऑयल इंपोर्ट कर रहे हो वो सस्ता है, पर फ्यूचर में हो सकता है कि जो इंपोर्ट हम करेंगे उसका दाम बढ़ जाएगा तो मेरे को अपना प्रोडक्ट का दाम बढ़ाना पड़ेगा, उससे मेरे कंज्यूमर्स के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, सेलिंग प्राइस बढ़ेगा, तो उसका इफेक्ट नेगेटिव आ सकता है। तो ये सारा चीज़ मुझे स्टडी करना है। जैसे हिंदुस्तान लीवर का हमने केस स्टडी किया, वही सारा चीज़ हमारे बिजनेस के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर 1 ऑन बिजनेस इन्वायरमेंट। आई होप आप सबको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माय ऑडियो।